नमस्कार साथियों, एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग निरंतर यहाँ पर फूड सेफ्टी ऑफिसर से संबंधित जो पुराने वर्षों के प्रश्न पत्र हैं, उनकी विस्तृत चर्चा करते हैं। आज की इस क्लास से हम लोग केरल पीएससी का एक नया पेपर डिस्कशन चालू करेंगे। यह 2020 का केरल पीएससी का पेपर है, जो कि हमारे पैटर्न पे फिट बैठता है। हम उसकी चर्चा चालू करेंगे। आप में से जो लोग भी इस एग्ज़ाम की लगातार तैयारी कर रहे हैं, वह टेस्ट सीरीज यदि ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं। 7,000 प्रश्नों की इस टेस्ट श्रृंखला में हम लोग 5,000 प्रश्न टॉपिक वाइज, 1,000 प्रश्न यूनिट वाइज और 1,000 प्रश्न फुल लेंथ टेस्ट के उपलब्ध करवाएंगे। यह बाइलिंगुअल होंगे, हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में। और साथ ही साथ उसी प्रकार से विस्तृत विवरण उपलब्ध करवाया जाएगा जैसा विस्तृत विवरण हम लोग यहाँ पर पीवाईक्यू में लगाते हैं। ठीक है, किसी भी समस्या पर आप इस नंबर में व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, अभी कल आयोग की तरफ से फूड सेफ्टी ऑफिसर के एग्ज़ाम के लिए वापस से फॉर्म लिंक ओपन की जाएंगी, ऐसा सूचित किया गया आयोग के द्वारा। ये लिंक ओपन होंगी 12 सितंबर से, है ना। तो आप में से जो भी लोग पहले फॉर्म नहीं भर पाए थे और लग रहा था कि उनको भरना चाहिए, वह अब इस फॉर्म को भर सकते हैं। 12 सितंबर को ये फॉर्म लिंक ओपन होगी और 30 अक्टूबर तक ये फॉर्म लिंक ओपन रह जाएगी। ठीक है, मतलब मोटा मोटा एक महीने का फिर से क्या दे दिया गया है, इसमें वापस से मौका दे दिया गया है। ये तीसरी बार है जब फॉर्म ओपन लिंक ओपन हो रही है। पहले पुराने नोटिफिकेशन के लिए एक बार ओपन हुई थी, फिर नोटिफिकेशन ही कैंसिल मार दिया और अब ये इस वर्तमान नोटिफिकेशन के लिए दूसरी बार ओपन की जा रही है। 2 महीने का एक तरीके से कहें तो मौका प्रोवाइड किया गया है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है। आज जैसा मैंने कहा, हम केरल पीएससी के पेपर की चर्चा करेंगे। 2020 का ये पेपर है ना। 2020 का ए सीरीज का पेपर है ना। कौन सा सेट है? ए सेट है। हम इसकी चर्चा कर रहे हैं। ये पेपर ऑलरेडी टेलीग्राम ग्रुप में डाला हुआ है जॉब्स वाला के। जॉब्स वाला का टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करने के लिए आपको सिंपली क्या सर्च करना है? जॉब्स वाला सर्च करना है टेलीग्राम में, आप ग्रुप मिल जाएगा। ठीक है, चलिए चालू करते हैं हमारे आज के अपने डिस्कशन को। इस पेपर का, है ना, इस पेपर का पहला जो क्वेश्चन है वो कहता है कि फ्रीज ड्राइंग टेक्स प्लेस, है ना। जो फ्रीज ड्राइंग रहती है वह किस बिंदु पर होती है ना। फ्रीज ड्राइंग किस बिंदु पर संपन्न करवाई जाती है, ये एग्जैक्टली क्वेश्चन है। ठीक है, तो द ट्रिपल पॉइंट पे, दूसरा कि बिलो द ट्रिपल पॉइंट, तीसरा अबव द ट्रिपल पॉइंट, चौथा एट द 0 डिग्री सेल्सियस, है ना। तो जो फ्रीज ड्राइंग होती है वह कहाँ पर संपन्न करवाई जाती है? फ्रीज ड्राइंग करवाई जाती है बिलो द ट्रिपल पॉइंट, है ना। कहाँ संपन्न करवाई जाती है? बिलो द ट्रिपल पॉइंट संपन्न करवाई जाती है। ठीक है, अब आता है दो तीन बेसिक क्वेश्चन। ठीक है, पहला कि व्हाट इज द ट्रिपल पॉइंट, है ना। पहला कि त्रिक बिंदु क्या होता है, उसी ट्रिपल पॉइंट को हम क्या कह सकते हैं हिंदी में? त्रिक बिंदु कह सकते हैं। कि इट इज ए यूनिक टेम्परेचर एंड प्रेशर वेयर सॉलिड लिक्विड एंड वेपर फेजेस ऑफ द सब्सटेंसेस कोएग्जिस्ट इन इक्विलिब्रियम। ठीक है, भाई हम मान के चल रहे होते हैं कि किसी भी चीज का, है ना, जैसे मान लो उदाहरण के लिए वाटर के हैं, तो वाटर सॉलिड किस टेम्परेचर पे रहेगा, लिक्विड किस टेम्परेचर पे रहेगा और वेपर किस टेम्परेचर पे बनेगा, ये तो सब क्या रहेंगे? अलग अलग टेम्परेचर रहेंगे। ठीक है, कि चलो कहा कि 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या बनेगा? वेपर बनेगा। 4 डिग्री सेल्सियस पे क्या बन जाएगा? वो सॉलिडिफाई होने लग जाएगा, जीरो मान लो। ठीक है, कि जीरो पे क्या होने लग जाएगा? सॉलिडिफाई होने लग जाएगा। तो जब हर जगह के टेम्परेचर अलग अलग हैं तो उसको हम अलग अलग तरीके से क्या करेंगे? डिफाइन करेंगे। लेकिन ट्रिपल पॉइंट एक ऐसी स्थिति होती है जहां पे उसका सॉलिड, लिक्विड और वेपर फॉर्म क्या हो जाता है, तीनों फेजेस क्या हो जाते हैं? एक ही पॉइंट पे शो होने लग जाते हैं, एक ही टेम्परेचर और प्रेशर पे शो होने लग जाते हैं। ये सिर्फ टेम्परेचर की वजह से नहीं होता है, यह अलॉन्ग विथ किसकी वजह से होता है? प्रेशर की। विदाउट प्रेशर आप ऐसा कर ही नहीं पाएंगे, है ना। बिना प्रेशर के आप इस ट्रिपल पॉइंट को अचीव कर ही नहीं सकते हैं। ठीक है, तो जब आप क्या करते हैं, तापमान और प्रेशर एक ऐसा अपनाते हैं जिस पे किसी भी पदार्थ का सॉलिड, लिक्विड और वेपर फेज क्या हो जाए? एक ही बिंदु पे आ जाए, है ना, तब हम उस बिंदु को क्या कहते हैं? त्रिक बिंदु कहते हैं या ट्रिपल पॉइंट कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए फॉर वाटर ट्रिपल पॉइंट इज 0.01 डिग्री सेल्सियस, लेकिन ये 0.01 डिग्री सेल्सियस कितने पे होगा? प्रेशर हमको वहां पे बताना पड़ेगा। 611.657 पास्कल पे होगा। कितने पे होगा? 611 पास्कल पे होगा। ठीक है, 611 पास्कल का जब दबाव पे 0.01 डिग्री सेल्सियस पे, है ना, वाटर को रखा जाएगा, तब उस समय वाटर सॉलिड, लिक्विड और वेपर तीनों फेज में हमको दिखाई देगा। ठीक है, अब वाटर का ट्रिपल पॉइंट क्या होता है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है। वाटर का ट्रिपल पॉइंट कितना होता है? तो वाटर का ट्रिपल पॉइंट क्या होता है? 0.01 डिग्री सेल्सियस एट हाउ मच टेम्परेचर?
600 पास्कल है ना, उसके पॉइंट्स भी हैं 657.657 यदि आप लगाना चाहें तो ये एग्जैक्टली इसका क्या रहता है, प्रेशर रहता है। ठीक है, तो ये एग्जैक्टली क्या है यहाँ पे वाटर का ट्रिपल पॉइंट है। ट्रिपल पॉइंट क्या है उसको भी हमने समझ लिया। ठीक है, अभी जो फ्रीज ड्राइंग मेथड रहता है ना, अभी जो फ्रीज ड्राइंग मेथड रहता है इसको एक अन्य नाम से जानते हैं, वो क्या होता है, लाइफलाइजेशन के नाम से जानते हैं ना। क्या नाम से जानते हैं इसको, लाइफलाइजेशन के नाम से भी जाना जाता है। क्योंकि ये जो लाइफलाइजेशन क्या है ना, तो लाइफलाइजेशन का हर उस जगह सामान्यतः मतलब निकाला जाता है जहां पे कोई प्रक्रिया माइनस के टेम्परेचर पे की जाती है ना, जहां पे कोई प्रक्रिया किस टेम्परेचर पे किया जाता है, माइनस टेम्परेचर पे संपन्न किया जाता है। ठीक है, तो फ्रीज ड्राइंग और लाइफलाइजेशन इज कैरिड आउट बिलो द ट्रिपल पॉइंट प्रेशर, so ice doesn't melt into a liquid but sublimates directly to vapor। ठीक है, तो लाइफलाइजेशन या फ्रीज ड्राइंग की मेथड क्या है, बिलो द ट्रिपल पॉइंट करना है। लाइफलाइजेशन उसकी मेथड क्या है, फ्रीज ड्राइंग की बिलो द ट्रिपल पॉइंट करना है। ठीक है, तो ट्रिपल पॉइंट क्या था हमने वो समझा, बिलो द ट्रिपल पॉइंट क्यों करना है, तो भाई बिलो द ट्रिपल पॉइंट करने का फायदा ये होने वाला है कि मान लो जो सॉलिड स्टेट में चीज है ना, जो सॉलिड स्टेट में चीज है वो सीधे किसमें चली जाएगी, वेपर स्टेट में चली जाएगी, है ना। किसको बाईपास करके, लिक्विड को बाईपास करके, किसको बाईपास करके, लिक्विड को बाईपास करके। सामान्यतः क्या होता है कि तुम्हारे घर में जो बर्फ रखी हुई है, जब तुम उसमें क्या दोगे, टेम्परेचर दोगे, उसको नॉर्मल टेम्परेचर में लाओगे तो वो किसमें कन्वर्ट होगी, लिक्विड में कन्वर्ट होगी, और जब आगे और क्या दोगे, टेम्परेचर दोगे तो वेपर में कन्वर्ट होगी। एक नॉर्मल प्रोसेस होती है। ठीक है, लेकिन मुझे क्या करना है ना, मुझे क्या करना है, यहाँ पे सब्लिमेशन लागू करना है। क्या लागू करना है, सब्लिमेशन की प्रक्रिया लागू करना है। सब्लिमेशन की प्रक्रिया का क्या होता है, सब्लिमेशन की प्रक्रिया, सब्लिमेशन का चरण वह चरण होता है जहां पर एक पदार्थ है ना नॉर्मल प्रक्रिया को फॉलो नहीं करेगा, मतलब सॉलिड से लिक्विड देन वेपर या गैसेज स्टेट में जाएगा, ऐसा नहीं होगा। वो क्या करेगा, बाईपास कर जाएगा, सॉलिड से सीधे कहाँ निकल जाता है, वेपर फेज में निकल जाता है ना। ये किसमें देखने को मिलता है आपको, सामान्यतः आपके घर में कपूर में, कैम्फर में देखने को मिलता है। किसमें देखने को मिलता है, कपूर में या कैम्फर में देखने को मिलता है। यहाँ पे अभी के लिए इसके उसमें ध्यान में रखना है आपको, फ्रीज ड्राइंग या लाइफलाइजेशन की प्रक्रिया में आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ये एग्जैक्टली आपको फ्रीज ड्राइंग का मतलब ध्यान में रखना। ठीक, यहाँ पे कुछ और प्रक्रियाएं दी हुई हैं, उनका उपयोग दिया हुआ है। जैसे फ्रीज ड्राइंग कहाँ उपयोग करते हैं, कॉफी फ्रूट्स में, और कॉफी और फ्रूट्स में उपयोग करते हैं। स्प्रे ड्राइंग कितने पे करते हैं, 150 से 250 डिग्री सेल्सियस पे किया जाता है। ठीक है, और मिल्क पाउडर के लिए इसको उपयोगी बनाया जाता है ना, उपयोग किया जाता है। वैक्यूम ड्राइंग कितने पे करते हैं, 40 से 90 डिग्री सेल्सियस पे, और किसके लिए उपयोगी है, फ्रूट जूस के लिए उपयोगी है। ड्रम ड्राइंग किसके लिए करते हैं, 120 डिग्री सेल्सियस पे, 120 से 170 डिग्री सेल्सियस पे किसके लिए करते हैं, पोटैटो फ्लेक्स वगैरह के लिए इसको अपनाया जाता है। ठीक है, तो ये प्रक्रियाओं को थोड़ा सा विद देयर टेम्परेचर्स आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अगला, यूज ऑफ द सेवरल मेथड्स लाइक टेम्परेचर है ना, हाई और लो, कंट्रोल ऑफ द एसिडिटी, कंट्रोल ऑफ द वाटर एक्टिविटी फॉर अ प्रिजर्वेशन इन फूड इज नोन एज, है ना, कि जब आप क्या करते हैं, खाद्य संरक्षण के लिए इस प्रकार की प्रक्रियाओं को अपनाते हैं, तब इसको हम क्या कहते हैं। देखो, आपका यूनिट उसमें 9 में क्या दिया हुआ है, फूड प्रोसेसिंग दिया हुआ है। अब वहां पे फूड प्रोसेसिंग की बहुत सारी तकनीकें दी हुई हैं, उनमें से एक तकनीक लिखी हुई है हर्डल टेक्नोलॉजी। क्या लिखी हुई है, हर्डल टेक्नोलॉजी। एक वो होती दौड़ होती है ना, 100 मीटर 150 मीटर वाली जो दौड़ होती है, 100 मीटर 1000 मीटर इस सब वाली, उसी में एक प्रकार की दौड़ होती है बाधा दौड़। क्या होती है, बाधा दौड़, है ना, क्या होती है, बाधा दौड़। अब बाधा दौड़ को ही हम क्या कहते हैं, स्टेपल चेज कहते हैं। क्या कहते हैं, स्टेपल चेज कहते हैं। उस स्टेपल चेज में क्या किया जाता है कि आपको सीधे सपाट सड़क में नहीं दौड़ा करके, ट्रैक में ना दौड़ा करके, कई सारी बीच बीच में बाधाएं रख दी जाती हैं, कहीं पे कूदना पड़ेगा, कहीं पे झुक करके जाना पड़ेगा, इस प्रकार से। ठीक है, उसी प्रकार से फूड प्रोसेसिंग में क्या होता है कि जब आप कोई एक प्रक्रिया अपनाते हैं, तो उस एक प्रक्रिया को सिर्फ अपनाने की वजह से कोई ना कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या कर जाता है, बच जाता है। या तो क्या होगा, वो टेम्परेचर रेजिस्टेंट होगा, या तो प्रेशर रेजिस्टेंट होगा, या किसी और चीज का रेजिस्टेंट होगा, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं खत्म होगा, अल्टीमेटली आपका फूड क्या हो जाएगा, स्पॉइलेज हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार की समस्याओं का समाधान करने के लिए क्या अपनाया गया, हर्डल टेक्नोलॉजी अपनाई गई। हर्डल टेक्नोलॉजी किस प्रिंसिपल पे काम करती है कि आप मल्टीपल फूड प्रोसेसिंग प्रोसेस को क्या करते हैं, एक साथ कंबाइन कर देते हैं। ठीक है, जैसे उदाहरण के लिए आप क्या कर रहे हैं, टेम्परेचर को और एसिडिटी को और क्या कर रहे हैं, वाटर एक्टिविटी को कंबाइन कर रहे हैं। ठीक है, ये एक उदाहरण दिया उन्होंने उसमें, है ना। हम इस चीज को क्या बोल देते हैं, हर्डल टेक्नोलॉजी बोल देते हैं। ठीक है, इसको लेमन टर्म्स में, आम मानस की भाषा में क्या कह सकते हैं, मल्टीपल टेक्नोलॉजी कह सकते हैं, लेकिन मल्टीपल टेक्नोलॉजी राइट आंसर नहीं। राइट आंसर क्या है,
होल्डर टेक्नोलॉजी, ठीक है, वही वैज्ञानिक टर्म है, ठीक है। तो सेवरल मेथड्स लाइक टेम्परेचर और कंट्रोल और एसिडिटी इन कॉम्बिनेशन विद प्रेशर फूड इज नोन एज दी हाइड्रल टेक्नोलॉजी, ठीक है। इसमें हम डिफरेंट मेथड्स को यूज कर रहे हैं ताकि हम क्या कर सकें, माइक्रो ऑर्गेनिम्स की एक्टिविटी को, ग्रोथ को क्या कर सके, कंट्रोल कर सके और अपने फूड आइटम को प्रिजर्व कर सके, ठीक है। इसमें टेम्परेचर, पिचर, पीएच, वाटर एक्टिविटी, रेडॉक्स पोटेंशियल, प्रिजर्वेटिव्स, कॉम्पिटिटिव माइक्रोफ्लोरा, है ना, इन सबको क्या किया था, कॉम्बिनेशन में यूज किया जाता है, ठीक है। किन के लिए यूज कर सकते हैं, तो कई सारे फूड प्रोडक्ट्स के लिए यूज किया जा सकता है जो यहाँ पे मेंशन्ड है, ठीक है। अगला आता है कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम इज ऑल्सो नोन है ना। कॉज एंड इफेक्ट, कारण और प्रभाव आरेख को दो नामों से जाना जाता है, ठीक है। एक नाम जो बनता है उसको हम फिशबोन डायग्राम डायग्राम कहते हैं, और दूसरा जो नाम बनता है उसको हम क्या कहते हैं, इशिकावा डायग्राम कहते हैं। क्या कहते हैं, इशिकावा डायग्राम के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम डायग्राम इज ऑल्सो नोन एज दी इशिकावा डायग्राम और फिशबोन डायग्राम, ठीक है। इट इज अ विजुअल टूल, है ना, ये क्या होता है, एक ऐसा टूल होता है which is used to identify, analyze, display possible cause of specific problems। कोई भी जो कारण होती है उसका कारण का, उस कारण का पहचान करना, उसको एनालाइज करना, उसको डिस्प्ले करना, उसका क्या इफेक्ट आया, क्या इम्पैक्ट आया, उसको पता करना, इन सब की चीज़ों को मिला करके जो बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम बोल देते हैं, ठीक है। और इसको अन्य नामों से भी जाना जाता है जो कि हमारा क्या था, क्वेश्चन था। चूंकि डायग्राम किसकी जगह तरह दिखाई देता है, फिश स्केलेटन की तरह दिखाई देता है, इसलिए हम उसको क्या बोल देते हैं, फिश बोन डायग्राम बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, फिश बोन डायग्राम बोल देते हैं, ठीक है। हमारे सिलेबस से बहुत ज़्यादा रिलेटेड नहीं था। अगला, द प्रोसेस इन विच द स्पेसिफिक डिजाइंड hermetic centrifuge is used to separate bacteria and especially the spores formed by specific bacteria strains from milk is known, है ना, कि विशेष रूप से डिजाइन किया गया hermetic centrifuge का उपयोग करके दूध से बैक्टीरिया और स्पोर्स को अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, ठीक है। तो अगेन दूध से बैक्टीरिया और स्पोर्स को अलग करने की जो प्रक्रिया है ना, उसको हम क्या कहते हैं, बैक्टोफ्यूगेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बैक्टोफ्यूगेशन। वापस से, स्टेलाइजेशन, पास्चराइजेशन और असेप्टिक पैकेजिंग में किसी में भी दूध से बैक्टीरिया को अलग नहीं किया जाता है। बैक्टीरिया को वहीं के वहीं क्या कर दिया जाता है, मार दिया जाता है, उसको सेपरेट आउट नहीं किया जाता, उसको बाहर नहीं निकाला जाता है ना। ये जो सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड है, इस सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड का मतलब ही है कि आप क्या कर रहे होंगे, उसको बाहर निकाल रहे होंगे, सेपरेट आउट कर रहे होंगे, ठीक है। ये जो सेपरेट आउट करने की जो प्रक्रिया होती है उसको हम क्या बोलते हैं, बैक्टोफ्यूगेशन बोलते हैं ना, उसको हम क्या बोलते हैं, बैक्टोफ्यूगेशन के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो बैक्टोफ्यूगेशन क्या हुआ हमने देख लिया। बैक्टोफ्यूगेशन की जो डेफिनेशन है वो उन्होंने क्वेश्चन में ही दे दी है ना। बैक्टोफ्यूगेशन की जो डेफिनेशन है पूरी की पूरी वो उन्होंने प्रश्न में ही बता दी है। ये किस सिद्धांत पे काम करती है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के सिद्धांत पे काम करती है। किस पे काम करती है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के सिद्धांत पे काम करती है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के सिद्धांत के तहत आप क्या करते हैं, सिंपल सा, कि आप अपने फूड आइटम को क्या कर देते हैं, एक एक उसमें एक बर्तन में, या समझो कि एक उसमें भर करके आप घुमाते हैं। जब आप घुमाएंगे तो फोर्स क्या होगा, मूव करेगा। कैसे, कि डेंस पार्टिकल्स लाइक बैक्टीरिया, स्पोर्स, सोमेटिक्स आर मूव्ड आउटवर्ड एंड आर रिमूव्ड, मिल्क इज कलेक्टेड सेपरेटली, ठीक है। तो ये एग्जैक्टली यहाँ पे क्या करता है, प्रिंसिपल काम करता है, ठीक है। यहाँ पे इसकी मदद से, है ना, ठीक है, रिड्यूसेस बैक्टीरियल लोड बाई 95 to 99%, ठीक है। भाई इस प्रक्रिया के की मदद से हम क्या कर सकते हैं, 95 से 99% तक बैक्टीरिया लोड कम कर सकते हैं। बैक्टीरियल लोड क्या होता है, तो आपका जो फूड आइटम होता है उसमें कितना बैक्टीरिया प्रेजेंट है, उस चीज को हम क्या कहते हैं, बैक्टीरियल लोड कहते हैं, ठीक है। जितना ज्यादा बैक्टीरियल लोड रहेगा उतना ज्यादा फूड आइटम के खराब होने के चांसेस बने रहेंगे, ठीक है। इसके अलावा, है ना, जो हमारा हमने मेथड पढ़ा, उसके अलावा बैक्टोफ्यूगल के अलावा, है ना, कुछ और यहाँ पे मेथड्स दिए हुए हैं अलग अलग प्रकार के, इनको भी आप एक बार जरूर ध्यान में रखें। ये सब मेथड, पास्चराइजेशन, यूएसटी, माइक्रोफिल्ट्रेशन, असेप्टिक, ये सब तो आपके सिलेबस में बाय नेम मेंशन्ड है ना, बाय नेम क्या है, मेंशन किए गए हैं, ठीक है। द मोस्ट कॉमन बैक्टीरियल कल्चर इन्वॉल्व इन एसिडिक फर्मेंटेशन, एसिडिक फर्मेंटेशन में कौन सा बैक्टीरियल कल्चर सबसे ज्यादा क्या है, इन्वॉल्व है, कौन सा बैक्टीरियल कल्चर सबसे ज्यादा क्या है,
देखने को मिलता है। ठीक है, तो एसिडिक फर्मेंटेशन में जो सबसे ज़्यादा बैक्टीरियल कल्चर इन्वॉल्व है वो कौन सा है, तो पूरा का पूरा यहाँ पे कॉम्बिनेशन दिया हुआ है ना। तो एसिडिक फर्मेंटेशन एग्जैक्टली हो क्या रहा है, तो अच्छा, इस एसिडिक फर्मेंटेशन की प्रक्रिया में हो क्या रहा है, तो जो भी बैक्टीरिया इन्वॉल्व हैं वो सामान्यतः क्या होते हैं, लैब बैक्टीरिया होते हैं। कौन से होते हैं, लैक्टिक एसिड एसिड बैक्टीरिया होते हैं। कौन से होते हैं, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया होते हैं। इसमें कौन से इन्वॉल्व होते हैं, लैक्टोबैसिलस, ल्यूकोनोस्टॉक, लैक्टोकोकस और स्ट्रेप्टोकोकस, ये बैक्टीरिया क्या होते हैं, इसमें इन्वॉल्व होते हैं। इनको लैब बैक्टीरिया के नाम से जाना जाता है। ये क्या करते हैं, यह एल्कोहलिक मटेरियल को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, एसिडिक फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। कौन सा एसिडिक रहता है, लैक्टिक एसिड रहता है। कौन सा एसिड रहता है, लैक्टिक एसिड में क्या कर देते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, कि in acidic fermentation carbohydrate mainly sugars are broken down by the microorganisms into organic acids like lactic acid or acetic acid. ठीक है, these acids lower the pH, preserves the food and give the characteristics like sour taste, है ना। तो इन लैक्टिक एसिड बनने के बाद क्या होता है, पीएच का कम हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। पीएच कम होने की वजह से फूड हमारा क्या हो जाएगा, लाइफ लाइन बढ़ जाएगा, उसका सेल्फ लाइफ बढ़ जाएगा। और दूसरा क्या होता है, जो एसिड होते हैं वो सामान्यतः खट्टापन लाते हैं। एसिड क्या होते हैं, जो सामान्यतः खट्टापन लाते हैं। तो स्वाद कैसा हो जाता है, पदार्थ का खट्टापन हो जाता है। बेस्ट एग्जांपल, आपके घर में जो दही है वो खट्टा नहीं है, लेकिन जो सॉरी जो दूध है वो खट्टा नहीं है, जो दही है वो खट्टा है, कारण फर्मेंट हो गया वो। ठीक है, तो ये इसकी वजह से देखने को मिलता है। ठीक है, चलो अगला आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू, है ना। पहला कि फूड्स आर हाई इन शुगर एंड अदर सॉलिड्स ड्राई मोर स्लोली, है ना, कि ऐसे खाद्य पदार्थ जो जिनमें हाई शुगर कंटेंट होता है वो है ना, एंड अदर सॉलिड्स वो क्या होते हैं, धीरे धीरे ड्राई करते हैं। दूसरा कि एज ड्राइंग प्रोग्रेसेस द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन इन वाटर इंक्रीजेस कॉजिंग दी ड्राइंग रेट टू स्लो, है ना। जैसे जैसे ड्राइंग प्रक्रिया आगे बढ़ती जाती है वैसे वैसे कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूट्स इन अ वाटर क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है। सॉल्यूट का कंसंट्रेशन क्या हो जाता है, बढ़ता जाता है। वाटर कंसंट्रेशन क्या होता जाता है, घट जाता है ना। इससे क्या होता है, ड्राइंग रेट क्या होता जाएगा, स्लो होता जाएगा। बात सही है। ड्राइंग रेट कब ज्यादा रहेगा, जब पानी ज्यादा रहेगा। ड्राइंग रेट कब कम रहेगा, जब सॉल्यूट कंटेंट ज्यादा रहेगा। तो जैसे जैसे आप ड्राइंग प्रक्रिया आगे बढ़ाएंगे वैसे वैसे वाटर कंटेंट घटता जाएगा और सॉल्यूट कंटेंट क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। दैट मीन्स कि जो ड्राइंग प्रोसेस हो क्या होती जाएगी, स्लो डाउन होती जाएगी। ठीक है, तीसरा कि water that is most difficult to remove is that is chemically bound in the form of hydrates। ठीक है, वाटर जो बाउंडेशन रहता है वो दो तीन तरीके से देखने को मिलता है। एक रहता है हाइड्रेशन वाटर जो सामान्यतः फूड में प्रेजेंट रहता है, दूसरा फूड बाउंडेड वाटर, तीसरा रहता है केमिकली बाउंडेड वाटर। ठीक है, जो सबसे कठिन होता है वाटर निकालना वो कौन सा होता है, केमिकली बाउंडेड वाटर। ठीक है, चौथा स्टेटमेंट, ड्राइंग एट अ हाई प्रेशर अकर्स एट अ लोअर टेम्परेचर। ठीक है, नहीं, ये प्रक्रिया क्या लिखी हुई, गलत लिखी हुई। तो अभी के लिए राइट आंसर क्या है, 1 2 3, है ना। 1 2 3 क्या हमारा राइट आंसर है, और उनका एक्सप्लेनेशन हमने यहाँ पे दिया हुआ है। जैसे दो तीनों मैंने जो ऊपर के पॉइंट थे वो आपको समझा दिए। चौथा पॉइंट है कि ड्राइंग एट हाई प्रेशर अकर्स एट द लो टेम्परेचर। नो, कि एट अ हाई टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द वाटर इंक्रीजेस, सो ड्राइंग रिक्वायर्स हायर टेम्परेचर। ठीक है, कि आपको क्या करना पड़ेगा, हायर प्रेशर पे हायर टेम्परेचर की आवश्यकता पड़ेगी। क्यों, क्योंकि हायर प्रेशर देने पे क्या हो जाता है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट सामान्यतः कितना रहता है, 100 डिग्री सेल्सियस रहता है। अब वो चूंकि प्रेशर आपने बढ़ाया तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया, तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया तो हायर प्रेशर टेम्परेचर चाहिए होगा आपको। ठीक है, अलॉन्ग विथ हाई प्रेशर। ठीक है, अगला कि फूड प्रोसेस्ड यूजिंग हाई प्रेशर टेक्नोलॉजी, गामा रेडिएशन, हाई इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पल्स एंड थर्मोसोनिकेशन, इनमें से मोटा मोटा कहें तो हाई इलेक्ट्रिक फील्ड पल्स, है ना, और हाई प्रेशर टेक्नोलॉजी, ये दोनों आपके सिलेबस में क्या किए गए हैं, स्पेसिफिकली मेंशन किए गए हैं। ठीक है, तो फूड प्रोसेस्ड यूजिंग दीज टेक्नोलॉजीज आर नोन एज, है ना। तो अगेन इस क्वेश्चन में इन्होंने बहुत सारे ऑप्शंस दिए हुए थे और बाद में इस क्वेश्चन को इन्होंने डिलीट कर दिया। ठीक है, उसको मिनिमली प्रोसेस्ड फूड कहेंगे, यूएसटी प्रोसेस्ड फूड कहेंगे, असेप्टिक प्रोसेस्ड फूड कहेंगे, ऑल ऑफ द कहेंगे। देखो, मिनिमली प्रोसेस्ड फूड जैसा कोई टर्म नहीं है। दूसरा, यूएसटी प्रोसेस्ड फूड पास्चुराइजेशन और स्टेरिलाइजेशन से निकल करके आएगा। ठीक है, तीसरा असेप्टिक प्रोसेस्ड फूड असेप्टिक प्रोसेसिंग से निकल के आएगा। कहाँ से निकल के आएगा, असेप्टिक फूड प्रोसेसिंग से निकल करके आता है। इस कारण से इस क्वेश्चन को इन्होंने क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है। चलो अगला आता है 8वां क्वेश्चन कि फूड आइटम्स शुड बी सब्जेक्टेड टू माइक्रो फ्रीक्वेंसीज सच दैट द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज
फिल इन द ब्लैंक्स एंड लॉस फैक्टर इज फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, कि खाद्य वस्तुओं को ऐसी सूक्ष्म आवृत्तियों में तुल्य करना चाहिए जिससे हाइड्रेटिक स्थिरांक है ना, जिससे क्या हो, हाइड्रेटिक स्थिरांक क्या रहे, न्यूनतम रहे, और लॉस फैक्टर क्या रहे, है ना, और लॉस फैक्टर आपका इसमें क्या रहे, वो भी न्यूनतम बना रहे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, दोनों जगह पर है ना, फूड आइटम शुड बी सब्जेक्टेड टू माइक्रो फ्रीक्वेंसी सच दैट द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज मिनिमम एंड लॉस फैक्टर शुड आल्सो बी मिनिमम, है ना, कि लॉस भी कितना हो, कम से कम हो, और डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी क्या होना चाहिए, कम से कम होना चाहिए। ठीक है, सी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो फूड आइटम शुड बी सब्जेक्टेड टू माइक्रोवेव सच एज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मिनिमम एंड लॉस फैक्टर शुड आल्सो बी द मिनिमम। दिस इंश्योर्स द यूनिफॉर्म पेनिट्रेशन एंड कंट्रोल्ड हीटिंग। यूनिफॉर्म पेनिट्रेशन ऑफ किसका, है ना, यूनिफॉर्म पेनिट्रेशन ऑफ द माइक्रोवेव्स, और कहां पर, पूरे फूड आइटम में समान रूप से, पूरे फूड आइटम में समान रूप से क्या होना चाहिए, उसका डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। ठीक है, तो ये एग्जैक्टली बात थी। यहाँ पे कुछ और पॉइंट दिए हुए हैं, कुछ और मेथड दिए हुए हैं, उनको भी एक बार आप जरूर पढ़ें। अगला, इन विच ऑफ द फॉलोइंग वेज द वेज डज एब्जॉर्प्शन ऑफ द गामा रेडिएशन टेक्स प्लेस। ठीक है, यहाँ पे अधिकांश क्वेश्चन आपके 9th यूनिट के दिए हुए हैं। ठीक है, तो इन विच ऑफ द फॉलोइंग वेज डज एब्जॉर्प्शन ऑफ द गामा रेडिएशन टेक प्लेस, गामा विकिरण का अवशोषण निम्नलिखित में से किस रूप में होता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के रूप में, दूसरा कॉम्पटन इफेक्ट के रूप में, तीसरा पेयर प्रोडक्शन के रूप में, चौथा ऑल ऑफ दी मेंशन्ड अबव। ठीक है, तो गामा विकिरण का अवशोषण इन तीनों प्रक्रियाओं से होता है ना, गामा विकिरण का अवशोषण क्या है, इन तीनों तरीकों से होता है, इसलिए ऑल ऑफ द अबव इज राइट आंसर। ठीक है, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के से भी होता है, कॉम्पटन स्कैटरिंग या इफेक्ट से भी होता है, और पेयर प्रोडक्शन से भी होता है। ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन स्कैटरिंग और पेयर प्रोडक्शन, तीनों से क्या होता है, गामा रेडिएशन का एब्जॉर्प्शन फूड में होता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। इसको कहाँ पे यूज किया जाता है, स्पाइसेस, सेरल्स, पोटैटोज, मीट, फिश, इन सब जगह यूज किया जाता है। और इसके लिए गामा रेडिएशन के प्रोडक्शन के लिए क्या यूज करते हैं, तो गामा रेडिएशन के प्रोडक्शन के लिए रेडियो एक्टिव पदार्थ यूज करेंगे, कौन सा, कोबाल्ट और सीसियम। क्या यूज करते हैं, कोबाल्ट और सीसियम का यूज करते हैं, है ना। और यह कैसे काम करते हैं, मैकेनिज्म ऑफ मेथड क्या होता है इनका, तो आयोनाइजेशन ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल्स होगा। जब आयोनाइजेशन होगा वाटर मॉलिक्यूल का आयनीकरण होगा, तो फ्री रेडिकल्स बनेंगे, और वो फ्री रेडिकल्स क्या कर देंगे, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के डीएनए को, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के क्या कर देंगे, डीएनए को डैमेज कर देंगे, और डीएनए डैमेज होगा तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म अपने आप क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, इस चीज को, है ना, जो हम रेडिएशन देते हैं, इस चीज को हम किस में मापते हैं, ग्रे में मापते हैं। यूनिट क्या होती है इसकी, ग्रे होती है। ठीक है, और ये ग्रे के क्वेश्चन हम ऑलरेडी लगा चुके हैं कि भाई ग्रे का डोज कितना दिया जाना चाहिए, ग्रे का लो डोज कितना होता है ना, ग्रे का मीडियम डोज कितना होता है, ग्रे का हाई डोज कितना होता है, ये फसाई के उसमें भी मेंशन है ना, ये फसाई के रेगुलेशन में भी मेंशन है। पिछली क्लासेस में मैंने इसको पढ़ाया हुआ है। ठीक है, अगला, विच ऑफ द अमंग द फॉलोइंग क्लेम्स इज प्रोहिबिटेड, निम्नलिखित में से कौन सा दावा आप अपने आइटम में, फूड आइटम में नहीं कर सकते हैं। ठीक है, पहला अनसब्सटेंशिएटेड क्लेम, दूसरा क्लेम ऑफ वेज एंड नॉन वेज, क्लेम ऑफ क्वालिटी, नॉन ऑफ द एबव। ठीक है, देखो वेज और नॉन वेज का जो है वो मैंडेटरी है ना, वो क्या है, मैंडेटरी है, तुमको अपने फूड आइटम में बताना जरूरी है, रेस्टोरेंट में बताना जरूरी है कि ये वेज है या नॉन वेज है। एक, दूसरा क्लेमिंग ऑफ द क्वालिटी, बिल्कुल करना पड़ेगा आपको क्लेमिंग ऑफ द क्वालिटी, कि इसमें गुणवत्ता कैसी है, कितनी है, उसके दावे आपको अपने पैकेजिंग में, लेबलिंग में करने पड़ेंगे। ठीक है, दूसरा, तीसरा आता है नॉन ऑफ द मेंशन, कोई मतलब नहीं इसका। तीसरा है कि अनसब्सटेंशिएटेड क्लेम, है ना, अप्रमाणित दावे। अरे भाई, जो चीज प्रमाणित नहीं है उसका दावा तू क्यों कर रहा है, बात समझ में आ रही। ठीक है, जो चीज प्रमाणित ही नहीं है उसका दावा करके अपने पैर में कुल्हाड़ी क्यों मारोगे। ठीक है, तो अनसब्सटेंटिएटेड क्लेम्स को आप अपने लेबलिंग में नहीं बता सकते हैं। यदि आपका फूड के वजह से, जैसे उदाहरण के लिए कई सारे फूड आइटम्स में लिखा होता है कि आप हमारा ये वाला क्या कर देंगे, चॉकलेट खा लेंगे, है ना, आप हमारा ये वाला चॉकलेट खा लेंगे तो आपको क्या हो जाएगा, बॉडी बन जाएगा। ये अनसब्सटेंटिएटेड क्लेम होते हैं ना, इस प्रकार के दावे आप अपने फूड आइटम में नहीं कर सकते हैं। आप हमारा वाला आटा खाएंगे तो आपको कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ेगा, इस प्रकार के दावे किए जाते हैं। ये सब क्या है, अनसब्सटेंटिएटेड क्लेम है। ठीक है, इन पर कार्यवाही करनी रहेगी। ठीक, चलो
तो ये आपको ध्यान में रखना है। आपको करना क्या रहेगा, है ना, न्यूट्रिएंट आपको बताना रहेगा, है ना, न्यूट्रिएंट कंटेंट क्लेम, न्यूट्रिएंट कंपैरेटिव क्लेम बताना रहेगा, हेल्थ क्लेम्स बताने रहेंगे, वेज नॉन वेज का क्लेम मैंडेटरी है, क्वालिटी मार्क्स आपको देने रहेंगे, है ना। और जो मिसलीडिंग और एग्जेजरेटेड, जो बढ़ा चढ़ा करके आप दावे करते हैं, मिसलीडिंग दावे करते हैं, वो सब आपको बताना अलाउड नहीं है, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा होता है, कई फूड आइटम में लिखा दिस फूड क्योर्स कैंसर, है ना, गारंटीड वेट लॉस, ऐसे लिखा होता है, ये वाला जरूर देखा हो, गारंटीड वेट लॉस है, हमारा वाला फूड खाओ वेट लॉस घट जाएगा, ऐसा नहीं होता भाई, ये सब क्या है, नॉट अलाउड, ठीक है। चलो अगला, व्हाट इज दी कैरी ओवर प्रिंसिपल। कैरी ओवर प्रिंसिपल क्या होता है ना, जैसे ऊपर आपका फिशबोन इफेक्ट का था, है ना, फिशबोन डायग्राम का था, उसी प्रकार से ये क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है। कैरी ओवर सिद्धांत क्या माना जाता है, बट कैरी ओवर सिद्धांत अभी के लिए यहाँ पे पर्सपेक्टिव में बात करें, पहला है कि कच्चे पदार्थों में मिलाए गए एडिटिव्स अंतिम उत्पाद में उपस्थित नहीं होते। दूसरा कि तेल में मिलाया गया एंटीऑक्सीडेंट उससे बने सभी तेल आधारित उत्पादों में उपस्थित रहता है। सिंपल सी बात है ना, सिंपल सी बात है। कैरी ओवर का मतलब क्या होता है, पास ऑन करना, है ना। कैरी ओवर का मतलब क्या होता है, पास ऑन करना। भाई मेरे पास 4 रुपया था, 2 रुपया मैंने क्या कर दिया, अपने बच्चों को पास ऑन कर दिया, ठीक है, ये कैरी ओवर सिद्धांत हो गया। मेरे ऊपर क्या था, 1000 रुपए का लोन था, मैं मर गया और वो लोन क्या हो गया, मेरे बच्चों के ऊपर आ गया, कैरी ओवर हो गया, ठीक है। तो जो चीज मेरे पास थी वो चीज मैं आगे अगली पीढ़ी को दे दे रहा हूँ, ठीक है। एंटीऑक्सीडेंट एडेड टू द ऑयल, है ना, ऑयल में क्या है, जो एंटीऑक्सीडेंट होगा, है ना, प्रेजेंट इन ऑयल, है ना, वो क्या हो जाएगा, आगे बढ़ जाएगा, है ना। वही जो एंटीऑक्सीडेंट ऑयल में प्रेजेंट था, यदि आप क्या करते हैं, कोई फूड आइटम बनाते हैं उस ऑयल की मदद से, तो उस फूड आइटम में वो एंटीऑक्सीडेंट क्या हो जाएगा, आपको दिखाई देने लग जाएगा, मिलने लग जाएगा, ठीक है। ये कैरी ओवर हो गया, ठीक है। तो ये कैरी ओवर प्रिंसिपल इसी सिद्धांत पे क्या करता है, फाइनल प्रोडक्ट में भी देखने को मिलता है, ठीक है। अब वो एंटीऑक्सीडेंट की जगह कुछ भी हो सकता है, अब वो एंटीऑक्सीडेंट की जगह कुछ भी कर लो, ठीक है। भाई एंटीऑक्सीडेंट तो नेचुरली प्रेजेंट था उसमें, जो तुम्हारे फाइनल फूड प्रोडक्ट में भी दिखने लग गया। अब मान लो तुमने फूड फोर्टिफिकेशन किया था विटामिन डी का, तो वो भी फूड आइटम में दिखेगा, फिर वो भी क्या होगा, फूड आइटम में दिखाई देगा ही देगा, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है। अगला, डिफरेंस ऑफ अ ग्रीन टी फ्रॉम अ ब्लैक टी इज दैट, ग्रीन टी को ब्लैक टी से कैसे डिफरेंशिएट करिएगा आप, ठीक है। तो पहला है कि द ऑक्सीडेशन प्रोसेस इज ओमिटेड, कि ऑक्सीडेशन प्रक्रिया नहीं होती है। दूसरा कि द टी लीव्स आर स्टीम्ड इन अ पैन बिफोर रोलिंग टू प्रिवेंट द ऑक्सीडेशन बाय एंजाइम्स, पत्तियों को रोलिंग से पहले क्या किया जाता है, पैन में भाप दी जाती है, ताकि एंजाइम से क्या हो जाए, ऑक्सीकरण रुक जाए, ठीक है। तीसरा जो स्टेटमेंट आपका दिया हुआ इसमें, कि द ऑक्सीडेशन प्रोसेस इज ओमिटेड एंड द टी लीव्स आर steamed in a pan before being rolled to prevent oxidation by enzymes, ठीक है। तो ये जो ग्रीन टी और ब्लैक टी का डिफरेंशिएशन है वो कहां से आता है, इस थर्ड पॉइंट से आता है, कि ऑक्सीकरण की प्रक्रिया क्या कर दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है, रोक दिया जाता है, और पत्तियों को रोलिंग से पहले क्या किया जाता है, पैन में भाप दी जाती है। इस प्रक्रिया की मदद से, इस पॉइंट की मदद से आप क्या कर सकते हैं, इनको डिफरेंशिएट कर सकते हैं, ठीक है। ग्रीन टी ब्लैक टी के क्वेश्चन हम पहले भी लगाए हुए हैं, ठीक है, तो उनको भी आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। ये जो ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया ओमिट की जाती है, वो किसमें ओमिट की जाती है, ग्रीन टी में ओमिट की जाती है ना। ये ऑक्सीडेशन या फर्मेंटेशन स्टेप विच ओमिटेड इन ग्रीन टी, है ना। दिस प्रिजर्व्स द कैटेचिन्स लाइक पॉलीफिनॉल्स, इस पॉलीफिनॉल की वजह से ही क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, इस पॉलीफिनॉल की वजह से क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है। पढ़ाया हुआ है इसको पहले भी, है ना, पॉलीफिनॉल की वजह से ऑक्सीडेशन होता है, पहले भी पढ़ाया हुआ है। दरअसल ये ब्राउनिंग रिएक्शन करवाता है ना, ऑक्सीडेशन की मदद से, है ना, ऑक्सीडेशन प्रक्रिया की मदद से क्या करवाता है, ब्राउनिंग रिएक्शन करवाता है। इसको हम क्या बोलते हैं, एंजाइमेटिक ब्राउनिंग बोलते हैं, ठीक है। जो ब्लैक लीव्स होती हैं फर्मेंटेशन से बनती है ना, ब्लैक टी होती है वो फर्मेंटेशन से आती है। हमने पहले जब क्वेश्चन लगाया था तब ये लगाया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग टी इज अ फर्मेंटेड टी, तो वहां पे हमारा आंसर क्या था, ब्लैक टी, वहां पे हमारा आंसर क्या था, ब्लैक टी। विच ऑफ द फॉलोइंग बेवरेज इज फर्मेंटेड, वो कौन सा था, ब्लैक टी था, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है आपको। ऐसे ही उलंग टी होता है जो कि पार्सली ऑक्सीडाइज्ड रहता है। व्हाइट टी होता है जो कि यंग लीव्स तोड़ी जाती हैं, बड्स तोड़ी जाती है ना, इसमें कैफीन की मात्रा कम रहती है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। कैफीन कंटेंट किस में ज्यादा होगा, ब्लैक टी में, फिर ओलोंग में, फिर ग्रीन में, फिर व्हाइट में, ठीक है। सबसे कम किस में, व्हाइट में, सबसे ज्यादा किस में, करिया में, है ना। करिया चाय में क्या होता है, कैफीन सबसे ज्यादा होता है, ठीक है। इसीलिए करिया चाय पीने से आपको क्या होता है, नशा ज्यादा होता है। अगला, व्हेन अ डेविएशन फ्रॉम अ क्रिटिकल लिमिट्स हैपेंस व्हाट शुड बी डन,
कि क्रिटिकल लिमिट्स पे क्या होता है, जब कोई डेविएशन देखने को मिलता है, कब कोई उतार चढ़ाव देखने को मिलता है, विचलन देखने को मिलता है, तब क्या करना चाहिए, उस स्थिति में आप क्या कर सकते हैं। ठीक है, पहला कि डॉक्यूमेंटेशन ऑफ द करेक्टिव एक्शंस, पहला होगा डॉक्यूमेंटेशन ऑफ द करेक्टिव एक्शंस, दूसरा स्टॉप द लाइन एंड इन्फॉर्म द सुपरवाइजर, तीसरा कि रीअसेस द HACCP प्लान। ठीक है, कि सम जो कुछ स्टैंडर्ड लिमिट्स बना कर रखी हुई तुमने, अब उस स्टैंडर्ड लिमिट में क्या हो रहा है, डेविएशन हो रहा है, वो तुम्हारे पैमाने पे फिट नहीं बैठ रहा है, तो उस समय तुम क्या करोगे। तो जो भी कुछ वहां पे तुम्हारे सामने हो रहा है उसको तुरंत क्या करोगे, कागज में नोट डाउन करोगे। इसको हम क्या बोल दिया, डॉक्यूमेंटेशन बोल दिया। ठीक है, कि जो भी तुम उस प्रक्रिया के दौरान नोटिस करोगे और जो भी तुम करेक्टिव एक्शन लोगे, सुधारात्मक प्रक्रियाएं अपनाओगे, वो सबको क्या करो, कागज में नोट डाउन करो। एक दूसरा, ताकि पता चले आगे, है ना। दूसरा कि स्टॉप द लाइन एंड इन्फॉर्म द सुपरवाइजर, आप वहां पे क्या थे, रिस्पॉन्सिबल पर्सन थे, आपको वो डेविएशन देखने को मिला, तो आप अपने सुपरवाइजर को इस बारे में क्या करेंगे, सूचित करेंगे कि भाई ये हाइजीनिक प्रक्रिया हम जो अपना रहे थे, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये डेविएशन हो रहा है। तीसरा कि रीअसेस द HACCP प्लान, जो भी आपने HACCP प्लान शुरू से अभी तक लागू किया था, पूरे 7 के 7 स्टेप, उनमें क्या करेंगे, आप रीअसेसमेंट करेंगे, पुनर्मूल्यांकन करेंगे, ताकि पता चले कि हमने गलती कहां पर की थी। क्योंकि भाई क्रिटिकल जो लिमिट्स है वो गलत नहीं हो सकती हैं, वो हमेशा सही रहेंगी। यदि आप में कोई विचलन आ रहा है, दैट मीन्स कि आपने गलती करी है, आपने कोई उसमें क्या किया है, एरर लेकर के आए हैं, ह्यूमन एरर आई है, तो उसको आप क्या करेंगे, रीअसेस करेंगे। तो ऑल ऑफ द अबव आर राइट आंसर। ठीक है, ये ध्यान में आपको रखना है। ठीक है, यहाँ पे कुछ और पॉइंट्स दिए हुए हैं, अदर स्टेप्स भी दी हुई हैं, इनको जरूर आप। चलो अगला, विच टाइप ऑफ द पैकेजिंग इज अप्रोप्रिएट फॉर फूड, है ना। फूड्स के लिए सबसे सही पैकेजिंग कौन सी मानी जाती है, इथाइलिन एब्जॉर्बर्स, ऑक्सीजन एब्जॉर्बर्स, कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्बर्स, नाइट्रोजन प्रोटेक्शन। ठीक है, पहले तुमको कभी पढ़ाया हुआ था कि फूड जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, सॉरी फ्रूट जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक जो तोड़ने के बाद भी क्या होते हैं, पकते रहते हैं, और एक जो तोड़ लिया, जिस स्टेज में तोड़ा उसी स्टेज में रहा आएगा। लेकिन ये पूरी पकने की प्रक्रिया है वो किसके कारण होती है, हार्मोन के कारण होती है। कौन सा हार्मोन, इथाइलिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन, इथाइलिन हार्मोन। ठीक है, अब समझो तुम अपने फ्रूट को किसी ऐसी पैकेजिंग में रखते हो जहां पर इथाइलिन में पैकेजिंग की वजह से कोई इंपैक्ट नहीं आएगा, तो वो इथाइलिन किसको इंपैक्ट करेगी, फ्रूट को इंपैक्ट करेगी, और उस फ्रूट में इथाइलिन के इंपैक्ट की वजह से वो फ्रूट क्या होने लग जाएगा, पकने लग जाएगा, और वो फ्रूट पक करके चंद दिनों में क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। बात समझ में आई। तो हमको पैकेजिंग ऐसी चाहिए जो उस इथाइलिन गैस को क्या कर ले, एब्जॉर्ब कर ले। हमको पैकेजिंग ऐसी चाहिए जो उस इथाइलिन गैस को एब्जॉर्ब कर ले, ताकि वो इथाइलिन गैस फ्रूट को पकाने ना पाए। इसलिए हमको पैकेजिंग में किस प्रकार की पैकेजिंग चाहिए, इथाइलिन एब्जॉर्बर्स वाली पैकेजिंग चाहिए। पैकेजिंग कैसी होनी चाहिए, जो इथाइलिन को क्या कर सके, एब्जॉर्ब कर सके। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। जो कुछ मैंने समझाया वो यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, आप एक बार उसको पढ़ लीजिएगा। ठीक, इसके अलावा कुछ और पैकेजिंग मेथड यहाँ पे दिए हुए हैं, है ना। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट मैप है, जो कि आपके सिलेबस में भी मेंशन है, मॉडिफाइड एटमॉस्फेरिक पैकेजिंग, है ना। इसमें हम एडजस्टमेंट करते हैं, जिसमें हम ऑक्सीजन की मात्रा कम करेंगे, CO2 की मात्रा क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। ऑक्सीजन क्या करता है, उत्तरदायी होता है किसके लिए, स्पॉइलेज के लिए। क्यों उत्तरदायी होता है, क्योंकि भाई जो बैक्टीरिया होता है, ईस्ट होता है, या अन्य चीजें होती हैं, माइक्रोब्स होते हैं, उन सबको क्या चाहिए, कुछ सर्वाइवल वो चाहिए, बेसिक नीड होती है सर्वाइवल की। जैसे आपको हवा पानी खाना चाहिए ना सर्वाइव करने के लिए, वैसे उनको भी ऑक्सीजन चाहिए। तो आप ऑक्सीजन क्या कर दीजिए, वहां पे घटा दीजिए, तो उनको ऑक्सीजन मिलेगा नहीं। और ऑक्सीजन घटाएंगे कैसे, CO2 बढ़ा करके घटाएंगे। उनको ऑक्सीजन मिला नहीं, वो धीरे धीरे क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे। ठीक है, चलो अगला आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द डेथ टाइम कर्व मेथड टू स्टेरलाइज कैंड फूड्स, है ना। कि जो कैंड फूड होते हैं उनमें डेथ टाइम कर्व निकालने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट सही दिया हुआ है। ठीक है, पहला कि इट टेल्स अस द टाइम एंड द टेम्परेचर टू स्टेरलाइज कैंड फूड। डेथ टाइम का मतलब क्या होता है, वापस से इस पूरी कहानी में जितना फालतू का लाइन लिखा हुआ है, कचरा लाइन है, सिर्फ मतलब क्या इसका, डेथ टाइम। डेथ टाइम वह टाइम होता है स्टेरिलाइजेशन के संबंध में, बैक्टीरिया के संबंध में, डेथ टाइम वह टाइम होता है जहां पर 100% कॉलोनी क्या हो जाए, खत्म हो जाए। डेथ टाइम वह टाइम होता है जहां पर 100% कॉलोनी क्या हो जाए, खत्म हो जाए। कॉलोनी मतलब बैक्टीरियल कॉलोनी जो थी वो।
ठीक है, तो इट टेल अस द टाइम एंड टेम्परेचर टू स्टेलाइज कैंड फूड। ठीक है, डेथ टाइम क्या है, एट स्पेसिफिक टेम्परेचर, है ना, कि एक निश्चित तापमान पर लगने वाला समय, एक निश्चित तापमान पर संपूर्ण बैक्टीरिया को खत्म करने के लिए लगने वाला समय क्या कहलाता है, डेथ टाइम कहलाता है। एक निश्चित तापमान पर एक फिक्स टेम्परेचर पे, है ना, संपूर्ण बैक्टीरिया को खत्म करने के लिए लगने वाला समय क्या कहलाता है, डेथ टाइम कहलाता है। इस प्रक्रिया को हम सामान्यतः कहां पे देख रहे हैं, ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक, चलो अगला आता है, यहाँ पे कुछ और मेथड्स दिए हुए हैं, है ना, थर्मल डेथ टाइम क्या होता है, डी वैल्यू क्या होता है, जेड वैल्यू, एफ वैल्यू, ये सब स्टेलाइजेशन से जुड़े हुए मेथड्स हैं, जरूर आप इनको ध्यान में रखें, मैं अभी उनको डिटेलिंग में नहीं जा रहा हूँ। ठीक है, अगला, विच मेथड इज मोस्ट एनर्जी इफिशियंट फॉर मेकिंग घी, घी बनाने के लिए सबसे सही मेथड कौन सा होता है जिसमें एनर्जी लगभग ना के बराबर लगती है, एनर्जी का खपत उसमें बहुत कम होता है। देसी मेथड, देसी मेथड क्या है, कढ़ाई में तुमने क्या कर दिया, उबालना चालू कर दिया और तब तक उबाला जब तक कि घी बन नहीं गया बटर को डाल करके, तो ये तो भाई बहुत ज्यादा एनर्जी वो है, टेकिंग मेथड है। दूसरा क्रीमरी बटर मेथड, तीसरा डायरेक्ट क्रीम मेथड, चौथा प्री स्ट्रेटिफिकेशन मेथड। राइट आंसर क्या है, प्री स्ट्रेटिफिकेशन मेथड। स्ट्रेटिफिकेशन मतलब क्या होता है, फिल्ट्रेशन। स्ट्रेटिफिकेशन मतलब क्या होता है, फिल्ट्रेशन, सेपरेशन, है ना। तो आप इसमें क्या कर देते हैं, मेल्टेड बफर इज अलाउड टू स्ट्रेटिफाई, उसमें क्या करना, स्तरीकरण होने देना। जो मेल्टेड बफर रहता है उसको आप क्या करवाते हैं, सेपरेट करवाते हैं 3 लेयर में, जिसमें से टॉप लेयर जो रहेगी वो फ्लोटिंग कर्ड पार्टिकल रहेंगे, जिनको आप क्या कर लेंगे, बाहर निकाल लेंगे। जो मिड लेयर रहेगी वो क्लियर फैट रहेगा, घी रहेगा, जो आपके काम का है, जो आप घी बना रहे थे। और तीसरा जो बॉटम लेयर रहेगी वो क्या रहेगा, बटर मिल्क रहेगा, माठा रहेगा, क्या रहेगा, माठा रहेगा। बात समझ में आई। तो ये सबसे मोस्ट एनर्जी इफिशिएंट मेथड, जिसमें आप कौन सा प्रिंसिपल लगाते हैं, इसमें आप लगाते हैं स्ट्रेटिफिकेशन का प्रिंसिपल, सेपरेशन का प्रिंसिपल। ठीक है, कि वो क्या होगा, स्वयं सेटल डाउन हो जाएगा 3 लेयर में। मिड लेयर आपके काम की होगी, अपर लेयर कर्ड होगा, बॉटम लेयर क्या होगी, बटर मिल्क होगा। ठीक है, यहाँ पे किसी प्रकार की कोई फील, कोई एनर्जी की बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं होती है, यह 60-65% लेस एनर्जी कंज्यूम करता है। ठीक है, चलो अगला आता है, व्हाट विल बी द ओवररन इफ 400 लीटर ऑफ द मिक्स प्रोड्यूसेस 340 लीटर ऑफ द आइसक्रीम, है ना, कि यदि हम क्या कर रहे हैं, 400 अगर 400 लीटर मिश्रण से 740 लीटर आइसक्रीम बनाते हैं तो ओवररन कितना हुआ। अब ये ओवररन क्या होता है, बड़ा कठिन बात हो गया भाई, है ना। आंसर में जाने के पहले हम ये समझ लेते हैं ओवररन निकालते कैसे हैं। ओवररन का फॉर्मूला क्या होता है, तो वॉल्यूम ऑफ द आइसक्रीम, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ द आइसक्रीम कितना बनाया, 740 लीटर बनाया। वॉल्यूम ऑफ द मिक्स, वॉल्यूम ऑफ द मिक्स कितना होता है, 400 लिया हमने, 400 लीटर दिया हुआ है क्वेश्चन में, दिया हुआ ना, तो फिर वापस से डिवाइडेड बाय द वॉल्यूम ऑफ द मिक्स कितना था, 400 ही था, और चूंकि परसेंटेज में निकालना है तो गिनो 100 कर दो। ठीक है, तो 740 माइनस 400 बटे 400 गुणे 100 किया तो कितना आंसर आया, 85% आया। कितना आया, 85%, जो कि आपका आंसर है। अब आता है कि ओवररन है क्या, तो ओवररन क्या है, इंक्रीजेस इन द वॉल्यूम ड्यू टू इनकॉर्पोरेशन ऑफ एयर ड्यूरिंग फ्रीजिंग। कि आप क्या करते हैं, समझो वापस से, है ना, आप क्या करते हैं कि 400 लीटर मटेरियल आपने रख दिया ओवरनाइट के लिए, है ना, 400 लीटर मटेरियल आपने क्या रख दिया ओवरनाइट के लिए, ड्राई फ्रीजिंग के लिए, फ्रीजिंग के लिए आपने क्या कर दिया, उसको रख दिया। ठीक है, फ्रीजिंग के लिए आपने उसको रख दिया। अब जब उसमें फ्रीजिंग हो रहा होगा तब फ्रीजिंग के साथ साथ उसमें क्या हो रहा होगा, एयर का इनकॉर्पोरेशन हो रहा होगा, एयर आ रही होगी। अब उस एयर के आने के वजह से, उस एयर के आने के वजह से पूरे के पूरे 400 लीटर के मटेरियल के अंदर एयर सैक बन जाएंगे, एयर के क्या बन जाएंगे, गुब्बारे बन जाएंगे बीच बीच में। उस एयर के गुब्बारे के बनने की वजह से, एयर के एंट्री की वजह से, जो वो है 400 लीटर का मटेरियल था उसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा, वेट नहीं बढ़ा, वॉल्यूम बढ़ा। हमको तो आइसक्रीम इंडस्ट्री में वॉल्यूम से ही मतलब है कायदे से, ठीक है, क्यों भरा भरा दिखाएगा ढेर सारा। तो उस वॉल्यूम को बढ़ा तो वॉल्यूम बढ़ के कितना हो गया, 740 हो गया। एक उदाहरण जो उन्होंने क्वेश्चन में दिया हुआ था। ठीक है,
तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब इसमें लीगल लिमिट कितनी है, वापस से लीगल लिमिट कितनी है, जैसे हमने कहा कि 400 वाला 740 हो गया, वो 85% हुआ है ना, 400 वाला 740 हो गया, 85% निकल करके आया, क्या ये 95% हो सकता है? तो आइसक्रीम इंडस्ट्री में लीगल लिमिट कितनी, अप टू 100% है, मतलब 400 वाला 800 भी हो जाता तो कोई समस्या न थे। प्रीमियम आइसक्रीम में कितना होना चाहिए, 60 से 80% होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा फ्रोजन डेजर्ट्स में कितना होना चाहिए, और कम होना चाहिए, ठीक है। तो ये है, तो बाहर जो मार्केट में खुली आइसक्रीम खा रहे हो उसमें 100% होगा तो भी समस्या नहीं है, ठीक है। अगला, व्हाट इज द मेजर डिफेक्ट दैट अकर्स इन अ यूएसटी मिल्क ड्यूरिंग स्टोरेज, ठीक है। तो स्टोरेज के समय यूएसटी मिल्क में सबसे बड़ा डिफेक्ट क्या निकल करके आता है ना, तो स्टोरेज के समय जो हमारा यूएसटी मिल्क रहता है उसमें जो सबसे बड़ा डिफेक्ट निकल करके आता है वो क्या रहता है, एज जिलेशन, है ना, कि समय के साथ रखे रखे क्या होता है उसमें जिलेशन हो जाता है ना, क्या होता है, जिलेटीकरण हो जाता है ना। तो एज जिलेशन और जेल फॉर्मेशन इज द मोस्ट कॉमन डिफेक्ट इन यूएसटी मिल्क ड्यूरिंग द स्टोरेज, है ना, ड्यूरिंग द स्टोरेज, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। तो एज जिलेशन क्या हुआ, जिलेशन या जिलेटिन का फॉर्मेशन है, जेल लेयर का फॉर्मेशन होना, किसका फॉर्मेशन होना, जेल लेयर का फॉर्मेशन होना। अब ये जेल लेयर फॉर्मेट क्यों होता है, फॉर्मेशन हो क्यों रहा, बनता क्यों है, एक प्रोटीलोसिस के कारण, है ना, कि भाई जो एंजाइम्स थे, प्रोटीन ब्रेक डाउन करने वाले जो एंजाइम्स थे उनकी वजह से ये हुआ। दूसरा, फिजियोकेमिकल चेंजेस की वजह से भी ये देखने को मिलता है ना, किसकी वजह से, फिजियोकेमिकल चेंजेस की वजह से भी देखने को मिलता है, ठीक। चलो अगला, ड्यूरिंग चेदार चीज मैन्युफैक्चर रेनेट स्प्लिट्स दी कपाकेशन एट दी जंक्शन ऑफ, है ना, कि चेदर चीज निर्माण की प्रक्रिया के दौरान जो रेनेट रहता है, एंजाइम रहता है, कपाकेशन को किस जंक्शन पर क्या करता है, विभाजित करता है, ठीक है। तो कहां पे करता है, फिनाइल एलानिन मेथियोनिन जंक्शन पे, कहां पे करता है, फिनाइल एलानिन मेथियोनिन जंक्शन पे, ठीक है। कि ड्यूरिंग चेदार चीज मैन्युफैक्चरिंग रेनेट जो कि एंजाइम है ना, स्प्लिट्स कपाकेशन एट द जंक्शन ऑफ द 105-106 बॉन्ड बिटवीन फिनाइलएलानिन एंड मेथियोनिन जंक्शन, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है। ये क्वेश्चन बहुत रेयर क्वेश्चन होते हैं, बट अगेन इन रैंडम क्वेश्चन को आप थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे, ठीक है। चलो अगला आता है आज का आखिरी क्वेश्चन कि यूएचटी प्रोसेस्ड मिल्क इज असेप्टिकली पैक्ड एट, है ना, यूएचटी जो प्रोसेसिंग होती है वो कितने पे होती है, 135 से 150 डिग्री सेल्सियस पे होती है, और कितने समय के लिए, 2 से 3 सेकंड के लिए, ज्यादा से ज्यादा 3 सेकंड होता है, ठीक है। अब आता है कि ये जो यूएचटी प्रोसेस्ड मिल्क रहता है हमको उसकी पैकेजिंग करनी है, कौन सी पैकेजिंग करनी है ना, असेप्टिक पैकेजिंग करनी है। तो वो जो एसेप्टिक पैकेजिंग होगी वो कितने तापमान पे होती है, तो ये असेप्टिक पैकेजिंग 20 से 25 डिग्री सेल्सियस पे होती है, कितने पे होती है, 20 से 25 डिग्री सेल्सियस पे देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है। इसके बाद मिल्क की जो लाइफ लाइन है वो कितनी हो जाती है, लगभग 6 माह के आसपास हो जाती है, ठीक है, सेल्फ लाइफ 6 माह के आसपास हो जाती है, ठीक। ये ध्यान में रखना है। असेप्टिक पैकेजिंग काय में करते हैं, टेट्रा पैक में करते हैं ना। ये जो टेट्रा पैक है, टेट्रा पैक एक कंपनी भी है और टेट्रा पैक एक टेक्नोलॉजी भी है, ठीक है। और वो टेट्रा पैक टेक्नोलॉजी किसने बनाई, टेट्रा पैक कंपनी ने ही बनाई है, जो कि पैकेजिंग सेक्टर में काम करती है। कहाँ की कंपनी है, स्वीडन की है, ठीक है। ये ध्यान में रखना है आपको, ठीक। तो ये आज की हमारी क्लास थी जिसमें हमने क्या किया, 20 प्रश्नों को डिस्कस किया। मिलेंगे आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।